एक इशू ये है कि प्रैक्टिस, ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस वी स्ट्रगल मैनेजिंग टाइम। अब सेकेंडली ये होता है कि चॉइस ऑफ टॉपिक पे बहुत टाइम लग जाता है। एज पेपर अपीयर्स बिफोर यू पीपल, तो टॉपिक की सिलेक्शन में तकरीबन आई बिलीव कोई 15 से 20 मिनट चले जाते हैं कि व्हाट टू राइट एंड ठीक है कि विच टॉपिक यू आर गोइंग टू चूज, ये जरा एक ना थोड़ा सा इशू होता है। अच्छा, अब इसका हल क्या है? नंबर वन, अभी भी आप लोगों के पास सिंपल टाइम है, प्रैक्टिस करें एज मच एज पॉसिबल। क्योंकि जब आप अपनी रफ में आउटलाइंस बनाते हैं और रफ इंट्रो लिखते हैं तो इट टेक्स सम टाइम, और इसी वजह से फिर टाइम को हम मैनेज करने में स्ट्रगल करते हैं। अब इसका हल ये है, जैसे कि मोहम्मद ने पूछा कि कितने पैराग्राफ होने चाहिए किससे में। अच्छा, नंबर वन तो ये है कि एज पर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय एफपीएससी, you all know that the word count or word limit that has been provided or that has been asked to fulfill is 2500 to 3000 words। लेकिन ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं होता, ठीक है। आई हैव कम अक्रॉस many colleagues who just wrote around 1500 to 1700 words and they have qualified the exam। ठीक है, तो इट डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज योर क्वालिटी, ठीक है, ग्रामर, ठीक है, योर एक्सप्रेशन, योर लैंग्वेज, योर आइडियाज, योर कंटेंट, दैट मैटर्स। अच्छा जी, तो नंबर वन तो आपके जहन में होना चाहिए कि वर्ड लिमिट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यू आर बाउंड टू राइट 3000 वर्ड्स, नॉट एट ऑल। ठीक है, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को कि 1500 से 1700 अल्फाज लिखने वाले भी आई हैव सीन पीपल हियर इन सीएसए हु हैव क्वालिफाइड इंग्लिश से। अब इशू ये होता है कि जब आप टॉपिक कोई भी चूज करते हैं, देखिए टॉपिक की सिलेक्शन या टॉपिक की चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन एवर यू आर गोइंग टू चूज अ टॉपिक, मेक श्योर कि उसमें कोई इतनी निटिग्रिटीज ना हो कि व्हेन मतलब उसमें मैं 20 से 25 पैराग्राफ्स लिखे बिना उसको मैं जस्टिफाई ही ना कर सकूं। Now taking my own example and presenting as an anecdote, मैं बोल्ड राइटिंग मेरी बोल्ड है, तो व्हाट हैपेंस विद मी इज दैट स्पीड थोड़ी सी स्लो है। अब जब स्पीड स्लो है तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आउटलाइन पहले अपनी रफ में बनाता हूँ, फिर मैं इंट्रोडक्शन भी अपना रफ में बनाता हूँ, ठीक है। तो इट टेक्स सम, इट रिक्वायर्स सफिशिएंट टाइम। तो मैं क्या करता हूँ, फिर आई गो फॉर द टॉपिक के जिसे मुझे पता है कि आई कैन जस्टिफाई दिस सर्टेन टॉपिक इन नॉट मोर देन 2 to 3 वेरिएबल्स। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बच्चे ने क्या किया हुआ है, आप ही के कोलीग हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे उन्होंने काफी चीजों को ना कोशिश की है कि 4 से 5 हेडर्स में मैं वो दिखा देता हूँ, मेरे पास अभी करंटली ओपन नहीं है वो, सॉरी। जी, तो मैं ये कह रहा था कि जब राइटिंग स्पीड भी स्लो हो, टाइम मैनेजिंग का इशू आ रहा हो, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा हो, तो उसमें बेटा ये है कि नंबर ऑफ पैराग्राफ्स आप लोग कम कर सकते हैं। और उसके लिए पहली चीज ये है जो दैट यू गाइस आर बाउंड टू कीप इन योर माइंड्स इज दैट आपने टॉपिक वो चूज करना है जिसके 3 से ज्यादा मेन हेडर्स ना बने। ठीक हो गया, जिसके 3 से ज्यादा मेन हेडर्स बन तो सकते हो लेकिन यू स्टिल जस्टिफाई दैट सर्टेन टॉपिक इन नो मोर देन 3 मेन हेडर्स। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने आपको अपने जितने भी टॉपिक्स दिखाए हैं, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर टॉपिक को 3 से ज्यादा हेडर्स में उसमें इंसर्ट ही नहीं करता। बिकॉज आई नो व्हेन आई एक्सीड और माई essay exceeds more than 14 to 15 body paragraphs, I cannot manage time। ठीक है ना, मुझे अपनी लिमिटेशंस का पता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको अपनी लिमिटेशंस का, आपको अपनी रिस्ट्रिक्शंस का पता हो कि इन अ स्पैन ऑफ 3 आवर्स हाउ मच कैन यू राइट। तो ये बड़ा रोल प्ले करती है चीज। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को एनकरेज करूंगा कि आप मॉक्स दें अभी बैठकर, ताकि आपको पता चले कि 3 घंटे में मैंने कितना कुछ लिख सकता हूँ। फाइन, नंबर वन। अच्छा, वंस यू आर डन विद द चॉइस ऑफ द टॉपिक,
आप जरा कोशिश कीजिएगा बस नंबर ऑफ पैराग्राफ्स टू रिस्ट्रिक्ट योर बॉडी पैराग्राफ्स टू नॉट मोर देन 15 टू 16 बॉडी पैराग्राफ्स। ठीक है, अब इसमें हम हर बॉडी पैराग्राफ 100 से 120 वर्ड्स की लेंथ का लिखते हैं, सो यू नो कि वो लेंथ हमारी 2000 वर्ड्स तक आराम से 1800 से 2000 वर्ड्स तक पहुंच जाती है, कोई इशू नहीं बनता। तो ये टाइम मैनेजमेंट की ये दो तीन चीजें हैं जो आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, अगर यहाँ पे तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज आई एम नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ today's क्लास, दैट इज ट्रांजिशनल पैराग्राफ। यहाँ तक अगर किसी भी किस्म की कोई चीज आप पूछना चाह रहे हो तो यू आर मोर देन वेलकम जी। अच्छा जी, सर एक हेडर के अंदर कितनी हेडिंग्स आनी चाहिए? अच्छा मोहम्मद, इट डिपेंड्स। काफी दफा ऐसा होता है कि, सॉरी, काफी दफा ऐसा होता है, जस्ट ये एसए के टॉपिक पर डिपेंड कर होता है कि उसका मेन एस्पेक्ट क्या है। अदरवाइज आपके 3 हेडर्स है तो यू कैन जस्ट गो के 5 5 5 अंडर ईच हेडर, या पहले में 6 कर दी, दूसरे में 5, तीसरे में 4, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आप जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करके मैनेज कीजिएगा। बट स्टिल इफ यू फील कि टॉपिक का कोई एस्पेक्ट वो है कि फॉर सपोज कोई सोल्यूशन बेस्ड टॉपिक है, वो सोल्यूशन ही मांग रहा है आपसे, लेकिन यू नो कि सिर्फ सोल्यूशन पे आप 15 से 16 बॉडी पैराग्राफ नहीं डेवलप कर सकते, तो उसके लिए हमें फिर तमहीद बनानी पड़ती है। तो उस तमहीद में फिर कोशिश करके दो दो तीन तीन या तीन चार से ज्यादा पैराग्राफ ना दें, और फिर मेन आप अपने 7 से 8 पैराग्राफ सोल्यूशन बेस्ड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तब इससे का एंड में टाइम कम रह गया हो तो पैराग्राफ मर्ज करके लिख सकते हैं। अच्छा बेटा, इसका ऐसा है कि देखें, और तो कोई इसका कभी चारा ही नहीं बचता। इफ इट हैपेंस, गॉड गॉड फॉरबिड, अगर ऐसा हो जाता है कि आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो देन यू कैन डू सो, लेकिन ये बड़ा डिस्करेजिंग है। और अगर क्वाइट पॉसिबल कि ये चीज़ बहुत डिस्करेज की जाती है, एंड इट मतलब कि होनी नहीं चाहिए, बहुत गलत चीज़ है वैसे ये। बट स्टिल इफ देयर इज, तो और कोई इसका चारा नहीं है। और कुछ तो फिर लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो दो तीन पैराग्राफ ही छोड़कर आ गए थे। ठीक है, तो बस इसका ख्याल रखना आप लोगों ने कि यू हैव टू मैनेज, एंड यू आर देयर टू मैनेज। तो जिस जैसे भी लेकर चले इस चीज़ को। काइंड डिटेल काउंटर आर्गुमेंट अगर एक ही लिखे तो सॉरी, तो ठीक है, ये ज्यादा लिखे। अच्छा मोहम्मद, इट इज मोर देन सफिशिएंट इफ यू जस्ट प्रोवाइड अ रिबटल, और एक ही पैराग्राफ इसका देते हैं तो कोई इशू नहीं है, वो सफिशिएंट होता है। जरूरी नहीं होता, कभी कभार ऐसा होता है कि लेंथ पूरी नहीं हो रही होती, तो मैं उस लेंथ को पूरा करने के लिए 2 से 3 आर्गुमेंट्स दे देता हूँ। अदरवाइज ये एक ओवरव्यू पैराग्राफ टाइप में आप एक ही दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नाउ कमिंग ऑन टू द ट्रांजिशनल पैराग्राफ। अच्छा, अब देखें एससे की ट्रांजिशन कहाँ कहाँ पर, जरा गौर कीजिएगा। होपफुली आई एम क्लियरली ऑडिबल, और बातें मेरी समझ आ रही हैं, और मेरे साथ हैं आप सब लोग। अच्छा जी, नंबर 1 पे तो आपने देखनी है कि ट्रांजिशन एसए में हो। ठीक है। अच्छा, अब गौर करें, ये जो मैं पैराग्राफ के विद इन जो पैराग्राफ की कोहेरेंस है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो ट्रांजिशन पैराग्राफ है ये मैं बात कर रहा हूँ, जो हम फॉर सपोज मेरा एक मेन हेडर है, फॉर सपोज गौर कीजिएगा, पहला मेरा हेडर इंट्रो, दूसरा मेरा मेन हेडर फॉर सपोज कोई भी टॉपिक है उसमें मैं कहता हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ विमेन, फाइन, और इस पे मैंने एक पैराग्राफ दे दिया फॉर सपोज थर्डली, मैं कह रहा हूँ कि हर्डल्स इन द वे। ठीक है, हर्डल्स क्या क्या आ रही हैं? अच्छा जी, और फिर फोर्थली जो भी, और फिर फिफ्थ फॉर सपोज मैं यहाँ पे फॉर सपोज रेमिफिकेशंस दे रहा हूँ, देन आई एम प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन, एंड देन आई एम प्रोवाइडिंग कंक्लूजन। फाइन, ये फॉर सपोज मेरा ऐसे है। अब आप लोग जो चीज ध्यान में रखेंगे बेटा वो ये चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन कहाँ कहाँ पर होती है। अच्छा, नंबर 1 तो जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं,
यहाँ पे कभी भी एक पैराग्राफ की जरूरत नहीं होती, और याद रखिएगा ट्रांजिशन पैराग्राफ सिर्फ एक सेंटेंस का पैराग्राफ होता है। अगर इसको आप दो सेंटेंसेस पे भी ले जाते हैं तो नॉट एन इशू, लेकिन एक सेंटेंस में यू कैन इजीली कन्वे योर मैसेज कि भाई आई हैव डिस्क्राइब दिस थिंग एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द नेक्स्ट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। तब जब यहाँ पे आप लोग आए इंट्रो से राइट आफ्टर उसका जो सेकंड हमारा मेन हेडर है, यहाँ पे आपको ट्रांजिशन पैराग्राफ की जरूरत होती नहीं है। फर्स्ट सपोज अब मैंने इस पे एक ही पैराग्राफ लिखना है, इस पे फर्स्ट सपोज मैंने 3 से 4 पैराग्राफ्स लिखने थे, इस पे भी 4 से 5 मैंने पैराग्राफ्स लिखने थे, फाइन। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपली मैंने ये करना है कि फर्स्ट सपोज ये मेरा इंट्रो है, ये इंट्रो मेरा खत्म है यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा इंट्रो यहाँ पे खत्म है। अब मैं आता हूँ इंपोर्टेंस बताने के लिए। मैंने सिंपली क्या करना है, सिंपली बेटा मैं कहूंगा बस टू बिगिन विथ, ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वीमेन, द इम्पोर्टेंस ऑफ वीमेन इन अ नेशंस प्रोग्रेस। अब आगे बुला बुला जो भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिंपली पहला आपका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद जो भी पैराग्राफ आ रहा है उसको आप सिंपली इस तरीके से लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात है। अब जो आपकी मेन ट्रांजिशनरी पैराग्राफ्स है ना बेटा, उनको जरा देखिएगा अभी आप, गौर कीजिएगा। मेन ट्रांजिशनरी पैराग्राफ्स आपके कौन से हैं, अभी मैं उन पे जरा आ जाता हूँ। आपके भी जो मेन ट्रांजिशनरी पैराग्राफ है वो ये वाले हैं। जब आप यहाँ से इस मेन एस्पेक्ट से इस पे आएंगे, और जब आप यहाँ से रेमिफिकेशंस पे आएंगे, और जब आप रेमिफिकेशन से सॉल्यूशंस पे आएंगे, ये आपके मेन ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स। फाइन, एंड दे आर रिक्वायर्ड टू बी क्लियर इनफ टू डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ दोज ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स, कि आखिर उनका मकसद क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं काफी बच्चों के भी एसेस देख रहा था, तो उसमें फीलिंग ये आती है कि वो कहना क्या चाहते हो, वो वाली फीलिंग आती है कि मतलब आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड द इसेंस कि क्या बंदा क्या कहता है। तो ये मेन ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स है। अब फर्स्ट सपोज मैंने इंपोर्टेंस बता दी टू बिगिन विथ करके, अब मैंने इंपोर्टेंस के बाद मैंने मूव करना है हर्डल्स पे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक ट्रांजिशनल पैराग्राफ बनाऊंगा एक सेंटेंस का, ठीक है, एंड हियर इट इज, यू पीपल कैन सी इट। ये नजर आ रहा है आप लोगों को। Having established the importance of women's role in a nation's progress, it is pertinent to explore the factors impeding their participation in national life. Simple. कोई मसला यहाँ पे? जी शाबाश। कोई मसला यहाँ पे किसी को? है कोई मसला? समझ आई ये कहानी? अब मैं सिंपली यहाँ पे शुरू कर दूंगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो भी हर्डल है नंबर 1 आपने जो भी लिखनी है, ठीक है, यूं करके फिर अपना ये जब मैं पैराग्राफ पूरा करूंगा अपना, तो मैं कहूंगा फिर सेकेंडली, ठीक है, तो मैं ये चल दिया। अच्छा, जब मेरी ये इंपॉर्टेंस का रोल जब खत्म हो गया, जब मैंने इंपॉर्टेंस के बाद जब मैंने हर्डल्स भी लिख दी, एंड नाउ आई एम रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम हर्डल्स टू रेमिफिकेशंस, अभी रेमिफिकेशंस पर मूव करने लगा हूँ। तो वंस अगेन आई नीड अ ट्रांजिशनल पैराग्राफ। और अभी मैं क्या करता हूँ देखें, इट इज हियर बिफोर यू पीपल के after exploring the obstacles to women's participation in national life, it is necessary to thoroughly examine the ramifications resulting from the lack of women's empowerment. बस सिंपल देखें, वन सेंटेंस है और पर्पस सर्व कर रहा है कि पर्पस मेरा क्या था, टू मूव स्मूथली फ्रॉम माय वन मेन एस्पेक्ट टू द सेकंड वन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है।
पर्पस सर्व कर रहा है कि भाई मैंने पहले क्या क्या इंपॉर्टेंस स्टेब्लिश की कि इट हैज रियली सम एसेंस इन अ डेवलपमेंट और इन एन एडवांसमेंट ऑफ अ नेशन। अब उसके बाद it becomes very pertinent to explore or to pinpoint some of the main hurdles that are prevailing in the way to women's empowerment। अब मैंने चार पांच उनका जिक्र कर दिया, तो now it becomes understood कि what ramifications have been brought about, ठीक है, what consequences have been brought about by such by the lack of women's empowerment। अब ये देखिए, अब जब सॉल्यूशंस पे आप लोग जाएंगे, फिर सॉल्यूशंस का आप नहीं बनाएंगे। सो दिस इज अ ट्रांजिशनल पैराग्राफ। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। अगर इससे मुतालिक कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। जी, इज दैट क्लियर? मैं अब नेक्स्ट पे जाने लगा हूँ। दो चार आउटलाइंस अभी आप लोगों के सामने देखने जो आपके कोलीग्स ने सेंड की हुई थी, मैंने वो अभी आउटलाइंस आप लोगों को शो करवानी है। तो नाउ आई हैव इन्फॉर्म्ड यू पीपल के आना कहाँ पे चाहिए, किस तरीके से आना चाहिए। ये अपना ट्रांजिशनल पैराग्राफ, ये होपफुली आप लोगों को अभी समझ आ गई होगी कहानी। अच्छा जी, ये कौन है साहब, क्या कहते हैं कि सर मेरा क्वेश्चन काउंटर आर्गुमेंट पर है। जी जी, मैंने यही बताया कि काउंटर आर्गुमेंट। जी पूछे, सवाल पूछे। सवाल क्या है? काउंटर पे तो मैं जवाब दे चुका हूँ, सवाल पूछे। अच्छा बेटा, देखिए मैंने पहले लेक्चर में अपने कहा था कि मार्केट्स में जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है, वो भी ठीक हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए काउंटर का पर्पस क्या होता है, नंबर वन तो ये बात है ना। बात पहले ये है कि काउंटर आर्गुमेंट रखने का पर्पस क्या है, वो पर्पस सर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, बात खत्म बस। अब पर्पस ये था कि नंबर वन, दो पर्पस थे। नंबर वन ये कि मैंने उसको अपना स्टांस बताना था कि मेरा स्टांस क्या है ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। फॉर सपोज कि भाई अपना ग्लोबलाइजेशन हैज टर्न्ड ऑन द वेस्ट। अब इसमें मेरा स्टांस क्या है? सिंपल। फॉर सपोज मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, मैं इसके अगेंस्ट जा रहा हूँ, तो मैंने सिंपली एक के ऊपर मैंने पैराग्राफ काउंटर का रिबटल का दे देना है कि ग्लोबलाइजेशन हैज टर्न ऑन द वेस्ट कॉलन अ काउंटर पर्सपेक्टिव। बस बात ही खत्म। उसके नीचे मैं अपने पर्सपेक्टिव दे दूंगा, अपना आर्गुमेंट दे दूंगा कि इट्स नॉट लाइक दैट दैट ग्लोबलाइजेशन हैज टर्न्ड ऑन द वेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं। तो दैट्स इट। कभी भी जरूरी नहीं होता। तो ये चीजें सब्जेक्टिव हैं बहुत ज्यादा, और इनको इतना ना दिल पे लिया करें कि किसी ने कहा है कि एक नहीं दे सकते, दो नहीं दे सकते, नहीं ऐसा नहीं है। एक भी दे सकते हैं आप, दो तीन भी दे सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द टाइम और वो नोयत क्या है उसकी, ठीक है। अगर तो कोई टॉपिक ऐसा आ गया आपको उसके लिखने के, उसके कुछ लाले पड़े हैं, कुछ है ही नहीं आपके पास लिखने को, फिर तो अंडरस्टूड सी बात है ना कि आपको जाना पड़ेगा कि दो से तीन आप काउंटर आर्गुमेंट्स देंगे। ऑब्वियस ही बात है, बिल्कुल। जो स्टांस आपने लिया उसको जस्टिफाई करेंगे, लेकिन काउंटर आर्गुमेंट आप एक तो लाजमी देंगे, ठीक है, अगर कोई ऐसा ऐसे है तो। अच्छा जी। अच्छा, फिर वे आउट भी उसका दे सकते हैं आपके, ऑल दो कि ये इशू है, ठीक है। थोड़ा बहुत ये कुछ फैक्टर्स हैं जो पोर्ट्रे करते हैं कि ये ऐसे ही है, काउंटर वाले ठीक कहते हैं, लेकिन उसको अगर हम सर्टेन पर्टिनेंट मेजर्स ले लें तो उसको टैकल किया जा सकता है टाइमली, ठीक है। तो दैट्स इट बस। अच्छा, अब मैं जरा यहाँ पे आ जाऊँ। ये एक टॉपिक मैंने कल दिया था आप लोगों को, द इंडेक्स ऑफ सिविलाइजेशन इज मेजर्ड बाय द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। अब देखें आप लोग, अब मसला कहाँ पे, मसला यहाँ पे ये देखें। अब इस बच्चे ने जो किया हुआ है डिबंकिंग द टर्म, अब देखें टर्म की स्पेलिंग देखें, और दूसरा चलो उसको तो छोड़े ना, सिविलाइजेशन। अब मुझे बताएं इस ऐसे क्या जो टॉपिक है यार, इसकी डिमांड ही नहीं है कि आप इस टर्म को बैठ के डिफाइन करने बैठ जाए। ये जुल्म है।
एन एस्पिरेंट शुड हैव अ थॉरो आइडिया कि यहाँ पे मुझे कौन से टर्म्स को वाकई दे रिक्वायर एन एक्सप्लेनेशन। अब सिविलाइजेशन डज नॉट नीड एन एक्सप्लेनेशन, और उसकी वजह दो हैं। नंबर वन, तो इट इज a very common term, and secondly, topic is not about civilization, the topic is about importance of women, status of women in a society। तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। और ये देखें, ये इश्यूज मैं आप लोगों को बता रहा था, विमेन कॉन्ट्रीब्यूट्स, गेटिंग माई पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रो, मदर नरिश। अब ये हालात है। अच्छा जी, अब आगे आ जाए। वन ऑफ योर कोलीग्स जिसने शायद ये लेक्चर हमारे अटेंड कर रही हैं, वो हैं द इंडेक्स ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। अभी देखें, ये थीसिस स्टेटमेंट बेहतर है, ये कुछ बेहतर लगी थी मुझे, लेकिन अब इसके मैं इश्यूज आप लोगों को अंदर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये लिख सकते हैं आप, ऐसा जा सकते हैं। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द हिस्टोरिकल evolution of the role and status of women, milestones and setbacks in the journey towards gender equality, ठीक है। देख अब यहाँ पे आ जाए, how the status of women serves as the cornerstone for societal development। यहाँ पे अ होता तो और ज्यादा बेहतर हो जाता, ठीक है, लेकिन ये ठीक है, चल जाएगा, लेकिन आर्टिकल ज्यादा सुटेबल है यहाँ पे। अब आगे आ जाए, ठीक है। ये इनके आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, आप गौर करेंगे कि आर्गुमेंट्स सारे के सारे सेंटेंसेस में पढ़े जरा। द इक्वल एक्सेस ऑफ वुमेन इन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट हेल्प्स, ठीक है, टू एम्पावरिंग वुमेन फॉर कम्युनिटी बेनिफिट्स, ठीक है। सेंटेंसेस में चल रहे हैं, आप कोई इसमें से पढ़ लें, सारे के सारे सेंटेंसेस। अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का मसला आ गया। जेंडर इक्वालिटी स्ट्रेंथन्स फैमिलीज एंड प्रोमोट सोशल कोहिजन। अब मैंने आपको किस चीज के लिए यहाँ पे दिखाया है, ये देखिए, यहाँ पे पढ़े, ये पढ़े, इम्प्रूव्ड, सॉरी जी, ये पढ़े, इम्प्रूव्ड मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन लीडिंग टू हेल्थियर जनरेशन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। अब ये क्या है, गेटिंग माई पॉइंट। अब देखें, ऊपर सारी सेंटेंस में चलती हुई स्ट्रक्चर्स आ रही थी, अब यहाँ पे आकर ये ना सेंटेंस है और अपना फ्रेज भी है, तो वो फॉल्टी है, ठीक है, ये इशू आ रहा है। अब ऊपर वाला एक जुमला है, विमेन एम्पावरमेंट इंस्यूज द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशनल कल्चर ऑन नेक्स्ट लेवल। अब ये देखें, women's empowerment propels the evolution of societal norms and traditional culture to the next level। कितना डिफरेंस आ जाता है। अब ये देखें, मेन हेडर है, इस बच्ची का मेन हेडर है, आप ये हेडर पढ़े और आप मुझे इसका मतलब समझा दें कोई भी। बैरियर्स इन द कंटेम्प्रेरी इरा फॉर अचीविंग वुमेन्स एडवांसमेंट, ठीक है, फुल ऑफ एम्बिग्यूटीज, ठीक है। प्रपोजिशंस के तो एरर्स हैं ही हैं। अब ये देखें, ग्लास सीलिंग एंड अंडर रिप्रेजेंटेशन, दो हो गए नाउन्स, तो लीड्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाएं, रिपीटेशन ऑफ आर्गुमेंट से देखें, लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ, ठीक है, ये देखें। और दूसरी बात यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ बेहतर था इससे, लेकिन फिर भी द पर्सन डिड नॉट हिट द बुल्स आई, ठीक है, डिड नॉट एस्टेब्लिश अ लिंक, डायरेक्ट लिंक बिटवीन स्टेटस ऑफ वुमेन एंड अ सक्सेसफुल सिविलाइजेशन, ठीक है, वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ। अच्छा जी, अभी देखिए, pragmatic measures are required to enhance women status, it is women's status, ठीक है, एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। अभी देखें, दोबारा से फ्रेज आ गया है, ठीक है। अब ये देखें, फिर इशू ये इनिशिएटिव्स फॉर वुमेन एजुकेशन एंड इनकरेज। अब ये देखें, स्ट्रक्चर पैरेलल, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे अब ये दो चीजें स्ट्रक्चर पैरेलल में चल रही हैं, तो अगर यहाँ पे आपने नाउन से शुरू किया तो यहाँ पे भी नाउन होना चाहिए, ठीक है। एंड इंकरेजमेंट ऑफ स्टेम फील्ड्स, फिर हेल्प आ जाएगा, हेल्प से नहीं बचता। तो ये इश्यूज प्रिवेल कर रहे हैं आप लोगों के सामने ही है। एक और मैं आउटलाइन आप लोगों को दिखा देता हूँ। फॉर सपोज ये आउटलाइन है, हेज टैकलिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज स्लिप्ड एज अ ग्लोबल प्रायोरिटी। अब ये देखें, इंट्रोडक्शन के बाद फैक्टर्स व्हिच डाइवर्टेड द ग्लोबल प्रायोरिटी फ्रॉम टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। अब इसको मैंने सिंपल थोड़ा सा रिफ्रेश किया, फैक्टर्स दैट डाइवर्टेड ग्लोबल अटेंशन फ्रॉम एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। लेकिन अभी भी देखें, टॉपिक मेरा क्या है, उसने क्वेश्चन पूछा है,
इसको आर्गुमेंटेटिव टाइप में ले लें। क्वेश्चन पूछा है, हैज टैकलिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज स्लिप्ड एज अ ग्लोबल प्रायोरिटी, टॉपिक ये है। अब आपने सिंपल यहाँ पे एक तो काउंटर भी यहाँ पे आ सकता था, एक पैराग्राफ, लेकिन आपने इधर कोई मुझे इशू नहीं। मुझे यहाँ पे ये इशू था कि बच्चा ये बोलता कि फैक्टर्स दैट इंडोर्स, ठीक है, या फैक्टर्स इंडोर्सिंग दैट ग्लोबल, सॉरी अपना, टैकलिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज हैज रियली स्लिप्ड एज अ ग्लोबल प्रायोरिटी। देख रहे हैं, टॉपिक को हिट करें आप, ये वो फैक्टर्स है जो कि शो कर रहे हैं, जो कि डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि वाकई ग्लोबल प्रायोरिटी से टैकलिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज हट गया है। गेटिंग माई पॉइंट? मूविंग ऑन वर्ड्स, अब देखें आप, ठीक है, यहाँ पे कुछ चॉइस ऑफ वर्ड्स के इश्यूज थे, लेकिन ठीक है, अब आ जाए। सेकंड मेन हेडर है ये, गौर कीजिएगा, सेकंड मेन हेडर की तरफ मैं आ गया हूँ, और आप लोग गौर कीजिएगा। ये कहते हैं कि एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ नॉट टेकलिंग क्लाइमेट चेंज ऑन प्रायोरिटी फ्रॉम द वर्ल्ड। अब देख, बिल्कुल कोई क्लियर सेंस नहीं मिल रहा है, फुल ऑफ मिस्टेक्स, फुल ऑफ वेगनेस, ठीक है, कोई क्लैरिटी नहीं है। नाउ आई सिंपली जस्ट रिफ्रेज्ड इट इनटू एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ नॉट प्रायोरिटाइजिंग क्लाइमेट चेंज ऑन अ ग्लोबल स्केल, बस, ठीक है। आर्टिकल्स की मिस्टेक्स तो तकरीबन कैंडिडेट्स में पाई जा रही हैं। और ये देखें, पॉसिबल वेज टू रिकैप्चर द ग्लोबल फोकस ऑन मिनिमाइजिंग क्लाइमेट रिस्क्स, ठीक है, ये क्लियर में हो जाएगा, क्लाइमेट रिस्क्स हो जाएगा बस। जी, तो बस ये कुछ था मेरी तरफ से इन चीज़ों के बारे में, जस्ट टू सेंसिटाइज यू पीपल टू बी मच मोर अवेयर ऑफ सच मिस्टेक्स। दीज आर कार्डिनल सिंस इन योर एसे, ठीक है। होपफुली आप लोगों को इसका अंदाजा वो होगा कि हाउ मच रोल डू दीज थिंग्स प्ले। अब इस बच्चे के एसे में मैं आगे कहाँ जाऊँ, मुझे बताएं। मैं जाऊँगा ही नहीं, इससे आगे पढ़ना बनता ही नहीं है। क्वेश्चन हो मेरी तरफ से आज के लिए यही था, और कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, काइंडली पूछ लें। और वेंसडे को मैंने कहा था कि मैं लिटरेरी एसेस पे मेरे दोस्त से वर्कशॉप मैंने अरेंज करवाया है, एक क्लास होगी वेंसडे पे 7 बजे। सो डू पार्टिसिपेट इन दैट क्लास, ठीक है, डू अटेंड दैट क्लास। और कुछ नहीं पता कि लिटरेरी एसेस वगैरह भी काफ़ी आ रहे हैं आजकल, तो इसी वजह से, ठीक है। जी जी मोहम्मद, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, नहीं नहीं, कंक्लूजन इंट्रो अलग, 15 बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन इंट्रो अलग। जी, और के क्वेश्चन प्लीज। जी जी, मोर देन सफिशिएंट, फाइन। लेकिन वो पैराग्राफ की लेंथ मेंटेन करनी है आपने, ठीक है, बिटवीन 80 to 120 वर्ड्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बस वो फिर 50 से 60 लफ्जों का पैराग्राफ आप दे दें और कहें बस। अगर और कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ लें, शाबाश। 150 वर्ड्स ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन बहुत है, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट। आप इससे कम कर सकते हैं, ठीक है, अगर स्पीड का इशू है तो कम कर दें, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स बढ़ा दें, ठीक है, लेंथ बहुत ज़्यादा है 150 वर्ड्स की। जी, हमारे पास 1 मिनट बचता है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, अदरवाइज दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। में हो, यू आर मोर देन वेलकम टू रीच मी आउट विया व्हाट्सएप ऑन दैट ग्रुप, ठीक है। मैं जब भी फ्री हूँ तो आप लोगों को उस पर मैं आंसर दे दिया करूंगा, ठीक है, उसका फीडबैक मैं आप लोगों को दे दिया करूंगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, किसी से भी मुतालिक कोई कंफ्यूजन आप लोगों को आए, इवेल्युएशन करवानी हो डिफरेंट क्वेश्चंस की, एसेस की, प्रेसेस की, यू कैन रीच मी आउट एनी टाइम विया व्हाट्सएप, जो नंबर आपके ग्रुप में है मेरा, ठीक है। उसी ग्रुप में आप जोन कर जो नंबर है उस पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं, लेकिन ये काइंडली बी वेरी मच केयरफुल अबाउट